प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज श्री सर्वज्ञ भूषण गुरु जी के द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रश्न तरंगिणी के एपिसोड 3 में हम लोग प्रश्न नंबर 61 से 90 तक, चूँकि हमने पहले ही कहा था कि जब तक पेपर में समय है तब तक इस पुस्तक के 30 प्रश्नों पे हम लोग प्रतिदिन चर्चा करते रहेंगे। प्रतिदिन इसमें देखेंगे व्याकरण और जो इसमें प्रश्न है साहित्य के हैं, व्याकरण के हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो उसी श्रृंखला में आज एपिसोड 3 में प्रश्न नंबर 61 से 90 तक चर्चा करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस पर प्रतिदिन एक वीडियो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हम प्रतिदिन डालते हैं। तो आज भी इस श्रृंखला को जारी रखते हुए देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 61 से प्रश्न नंबर 90 तक के प्रश्नों पे व्याख्या और उस पर चर्चा करते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 61 और प्रश्न नंबर 61 में देखें तो पूछ रहा है कि बाणभट्टस्य गद्य कृत्यः कति सन्ति। महाकवि बाणभट्ट की गद्य कृति कितनी है? 2 हैं, बी ऑप्शन कह रहा है कि 6 हैं, और सी ऑप्शन कह रहा है कि 5 माने 5 हैं, और डी ऑप्शन कह रहा है कि 12 अर्थात 12 हैं। तो हम लोग महाकवि बाणभट्ट जी के बारे में जानते हैं और इनकी 2 रचनाएं हैं, जो गद्य कृतियाँ जो हैं वह 2 हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा ए सही हो जाता है कि गद्य कृतियाँ जो है आख्यायिका, जैसे हर्षचरित है बाणभट्ट जी की रचना है, और यह कादम्बरी है, यह भी गद्य कृति है। तो 2 गद्य कृतियाँ इनकी मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 61 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 62। तो प्रश्न नंबर 62 में दिया है कि शूद्रकस्य राजधानी आसीत। तो यह भी कादम्बरी का ही है, कादम्बरी से ही प्रश्न आया हुआ है। कादम्बरी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। इस कादम्बरी का मुख्य रूप से पढ़ना हमें सुखनासो उपदेश है, लेकिन उसकी और भी जानकारी को रखना हमें बहुत महत्वपूर्ण है। कादम्बरी की विधा कथा मुख है और यह महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित है। इसके 2 भाग हैं, पूर्वार्ध है और एक उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध महाकवि बाण द्वारा विरचित है और उत्तरार्ध भाग उनके पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट के द्वारा रचित है। इसका नायक चंद्रापीड होता है और चंद्रापीड के इसमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन मिलता है और इसकी नायिका कादम्बरी होती है। जो शूद्रक है और शूद्रक की राजधानी, और यही शूद्रक चंद्रापीड और चंद्रमा इत्यादि इसी का 3 जन्म के 3 नाम होते हैं। तो इसमें पूछा गया कि शूद्रकस्य राजधानी आसीत। राजा शूद्रक जो है उसकी राजधानी है। ऑप्शन ए है हस्तिनापुरम में है, बी एलिचपुरम में है, सी विदिशा में है और डी उज्जैनी में है। तो प्रश्न नंबर 62 में आप सभी विदित होंगे कि शूद्रक का जो राजधानी होती है वह विदिशा में ही होती है। प्रश्न नंबर 32 में माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 62 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 63 को देखें तो प्रश्न नंबर 63 कह रहे हैं कि प्रदोतस्य पुत्र्याः नाम आसीत। राजा जो होते हैं या प्रदोत राजा होते हैं, इनकी पुत्री का नाम है। ऑप्शन ए वसंतसेना है, बी बेत्रवती है, सी वासोदत्ता है और डी कह रहे हैं कि वसुमती है। तो 4 विकल्प दिए हैं। तो वसंतसेना का वर्ण कहाँ आता है? तो यह शूद्रक विरचित मृच्छकटिकम नाटक में आता है, जो एक व्यंजना होती है, और यह वसंतसेना अर्थात वसंतसेना जो है यह उस मृच्छकटिकम की नायिका भी होती है। चूँकि चारुदत्त जो है उसकी पत्नी का नाम, जो ब्याहता पत्नी होती है उसका नाम धूता होता है, लेकिन यह उसकी प्रेमिका होती है वसंतसेना, जो एक गणिका होती है। तो वसंतसेना का वर्णन यह मिलता है कहाँ? मृच्छकटिकम में। अब आया बात विकल्प बी में देखें तो बेत्रवती, और बेत्रवती एक नदी है और बेत्रवती नदी का वर्णन हमें मिलता है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य में। उसमें बेत्रवती का वर्णन आता है और मेघदूत हमको पढ़ना भी है, पूरा पढ़ना है, तो उसमें मिलता है बेत्रवती का वर्णन। अब रह गया ऑप्शन डी वसुमती।
तो वसुमती का वर्णन हमें मिलता है अभिज्ञान शाकुंतल में, जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 7 अंकों वाला नाटक है। यह दुष्यंत की पटरानियों का नाम है। तो एक हंसवती नाम है, एक वसुमती नाम है, और तीसरी रानी जो जाती है उनका नाम शकुंतला पड़ता है। तो अभिज्ञान शाकुंतल में ही यह शकुंतला और राजा दुष्यंत के पौराणि कथा का वर्णन मिलता है, उसी में वसुमती का वर्णन है। तो 3 देव बसंतसेना, बेत्रवती और वसुमती, 3 तो निकल गए, और राजा प्रदोत की पुत्री का नाम वासुदत्ता होता है, जो उदयन इसका हरण करके ले जाता है। और यह कहानी हमें मेघदूत में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं कि उज्जैनी में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वह इन लोगों की आम जनमानस कथा की तरह वहाँ पे यह कथा कहते मिलेंगे, उदयन और वासुदत्ता की। तो प्रश्न नंबर 63 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 64। तो प्रश्न नंबर 64 में करेंगे भारतवर्षे यवन राजस्य बीजारोपणम कह अकरोत। भारतवर्ष में यवन अर्थात मुगल साम्राज्य का बीजारोपण कौन करता है? यह प्रश्न हमारा आया है शिवराज विजयम से। शिवराज विजयम महाकवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित एक संस्कृत वाङ्मय का प्रथम उपन्यास है, और इसकी रचना महाकवि अंबिका दत्त व्यास जी ने 1870 में किया था, लेकिन इसका प्रकाशन 30 वर्ष बाद अर्थात 1901 में इसका प्रकाशन होता है वाराणसी से। इसके नायक महाराष्ट्र के केसरी शिवाजी होते हैं, और इसमें 2 तरफा कहानी चलती है। एक तरफ शिवाजी औरंगजेब से जो लड़ाई उड़ाई करते हैं मुगल शासकों से, इसका भी वर्णन मिलता है, और एक तरफ इसमें ब्रह्मचारी ऋषि होते हैं, जोगिराज जी होते हैं, गौर बटु, श्याम बटु और सवर्णी का भी आता है, उनका भी एक तरफ वर्णन चलता है। गौर बटु, श्याम बटु जो वहाँ के जागीरदार खड़ग सिंह के पुत्र होते हैं, सवर्णी जो उनसे बिछड़ गई होती है, फिर बाद में मिलती है तो पता चलता है कि तीनों बच्चे वो जागीरदार के ही तीनों बच्चे हैं। तो ऐसे कहानी इनकी भी चलती है और शिवाजी की भी चलती है। तो प्रश्न नंबर 64 में देखा जाए तो विकल्प हमारा डी सही होता है कि कुतुबुद्दीन जो था यह गुलाम वंश का संस्थापक है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें आप जानेंगे यह गुलाम वंश का संस्थापक है। और यह गुलाम किसका होता है? तो यह महमूद गजनवी का गुलाम होता है। तो जो इसको अब जब वह जाता है भारत पर आक्रमण करके सब लूट कर माल यहाँ से सोना चांदी हीरे मोती लेकर चला जाता है, तो वह बस लूटने के ही उद्देश्य से आया था। गजनी से वो आया था मोहम्मद गजनवी, तो वह बस लूटने के उद्देश्य से आया था। वह लूट पाट करके चला जाता है, लेकिन अपने गुलाम कुतुबुद्दीन को यहाँ पे साम्राज्य था अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए कहता है। तो यह मुगल साम्राज्य जो पूछ रहे हैं गुरुजी कि यवन साम्राज्यस्य बीजारोपणम करो, तो यह कुतुबुद्दीन ही होता है। प्रश्न नंबर 64 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 65 को देखें तो प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि महामदः द्वादशवारः डाट 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 देकर कह रहे हैं कि अलुलुठत रिक्त स्थान पूर्यतः। ये रिक्त स्थान हमको पूरा करना है। तो महामदः द्वादशवारम अलुलुठ रिक्त स्थानम पूर्यतः। सोमनाथ मंदिर होगा कि गजनी देशम होगा कि महाराष्ट्रम होगा कि महाभारत ने कहा है भारतम है। तो प्रश्न नंबर 65 में महामदः द्वादशवारम अलुलुठ में यह जो रिक्त स्थान है उसमें भारतम भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 65 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 66 को देखें तो प्रश्न नंबर 66 में कह रहे हैं कि नीचे गच्छ उपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण सूक्तियम कृत उद्धृता। यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत है? तो मेघदूत से है कि किरातार्जुनीयम से है कि नीति शतक से है कि उत्तरम चरितम से है। तो अगर आप मूल ग्रंथ का वाचन नहीं करेंगे तो इसमें आप टिक नहीं लगा पाएंगे। और चारों विकल्प इतने जोरदार प्रश्न का, यह विकल्प चारों बहुत सही दिए कि कहें कि यह चारों या जो पुस्तकें हैं जो ये ग्रंथ हैं यह सब यूपी टीजीटी के सिलेबस में लगी हुई है। मेघदूत भी है, किरातार्जुनीयम भी है, नीति शतकम भी है, उत्तरम चरितम भी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसमें से बच भी नहीं सकते, पता नहीं कौन में से होगा। इस
इसमें कोई ऐसा पुस्तक नहीं है जो बाहरी लगाए हैं गुरुजी, सब सही एग्जाम्पल दिए हैं, सब चारों पुस्तकें यूपी टीजीटी में लगी हुई है। तो पढ़ना क्या है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मेघदूत है इसको हमको पूरा पढ़ना है, नीति शतकम जो है इसको भी हमको पूरा पढ़ना है, और किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को हमको पढ़ना है, उत्तरामचरितम के तृतीय अंग जिसे छाया अंग कहा जाता है उसको हमको पढ़ना है। प्रश्न पूछे हैं कि नीचे गच्छतु परि 14 चक्र नेमि कर्मणे, अर्थात यह समय का चक्र है, जैसे चक्के की पहिए में कोई तीली नीचे रहती है तो फिर समय पर वह ऊपर होती है, जो ऊपर होती है वह फिर नीचे होती है, यही दशा है। तो सुक्तियम कृतम उद्धृता, यह सुक्ति कहाँ से है तो यह मेघदूतम से है। किससे है? मेघदूतम से। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित यह खंड काव्य है और यह मंदाक्रांता छंद इसमें प्रयुक्त है और इसका मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। प्रश्न नंबर 66 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 67 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि बाणभट्ट कस्य साम्राज्यः सभा पंडितः आसीत्। ऑप्शन ए हर्षवर्धनस्य, बी यशोवर्मन, सी चंद्रगुप्तस्य और डी पुलकेशिनस्य। तो पहले जो विद्वान होते थे, जो कवि हमारे हैं, वह सब लोग किसी न किसी राजा के यहाँ सभा पंडित हुआ करते थे, उनका आश्रय दाता हुआ करता था। इसी प्रश्न को पूछ जाए कि किस बाणभट्ट जी किस राजा के आश्रयदाता थे, या कौन राजा बाणभट्ट के आश्रयदाता हैं, या बाणभट्ट कस्य साम्राज्य सभा पंडित आसीत। गुरुजी पूछ ही रहे हैं कि बाणभट्ट कस्य साम्राज्य सभा पंडित आसीत, किसके सभा के पंडित होते हैं। तो बाणभट्ट जी ने एक बहुत अच्छी रचना इनका है जो आख्यायिका है हर्षचरित, वह हर्षवर्धन के ही ऊपर लिखा गया है। उसमें हर्षवर्धन के चरित्र का वर्णन मिलता है, चूँकि वह उसकी विधा आख्यायिका है, तो वह हर्षवर्धन के सभा पंडित होते हैं। प्रश्न नंबर 67 में देखा जाए तो हर्षवर्धन अर्थात विकल्प हमारा ये सही होगा कि बाणभट्ट जी हर्षवर्धन के साम्राज्य के सभा पंडित थे। प्रश्न नंबर 67 में विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 68 को देखें तो प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि भारवीय इतस्य को अर्थ। तो भारवी जी वह हमारे कवि हैं, इनकी एकमात्र रचना है किरात अर्जुनियम जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत हमारे 3 काव्य आते हैं, जो किरातार्जुनीयम है, शिशुपालवधम है और नैषधीय चरितम है। और यहाँ पे शिशुपालवधम जो है वह महाकवि माघ की एकमात्र उनकी भी रचना है शिशुपालवधम, जो 20 सर्गों में निबद्ध है। और भारवी जी की एक रचना है जो किरातार्जुनीयम जो 18 सर्गों में निबद्ध है। और दोनों का उपजीव्य देखा जाए तो यह महाभारत का से ही जुड़ा हुआ है, वन पर्व से जुड़ा हुआ है किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम, और सभा पर्व से जुड़ा हुआ है यह कौन सा हमारा है शिशुपालवधम। तो इसमें महाकवि भारवी जी के 18 सर्गों वाला किरातार्जुनीयम में हमें यूपी टीजीटी के लिए प्रथम सर्ग का ही वाचन करना है। कुल प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं और यह 26 श्लोकों तक वनेचर बोलता है, और 26 के बाद द्रौपदी जी का वचन है, यानी द्रौपदी जी युधिष्ठिर से बोलती हैं। प्रश्न नंबर में पूछ रहे हैं कि भारवी का अर्थ क्या होता है। तो भारवी का अर्थ क्या होता है, जब किरातार्जुनीयम शुरू होता है तो तुरंत बताया जाता है कि भारवी का अर्थ क्या होता है। तो प्रकाशहीन होता है, प्रतिष्ठित होता है, कि सूर्य से क्रांति होता है, कि सूर्य से छाया। तो भारवी का अर्थ सूर्य से छाया नहीं होता है, सूर्य की छाया नहीं होता, प्रतिष्ठित नहीं होता, प्रकाशहीन नहीं होता है। भारवी का अर्थ होता है सूर्य की क्रांति, अर्थात सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश। तो प्रश्न नंबर 68 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 69 में पूछ रहा है कि कौन विष्णुवर्धनस्य विष्णुवर्धन के राजाश्रय प्राप्तवान, मतलब राज आश्रय को प्राप्त किया था। तो फिर वही प्रश्न इससे पहले जो था कि बाणभट्ट किसके सभा के पंडित थे, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विष्णुवर्धन, अर्थात यह भी पूछ लेता कि भारवी के आश्रयदाता कौन है, तो विष्णुवर्धन से होता। यह भी पूछा है यहाँ पे कि विष्णुवर्धन से राजाश्रय प्राप्तवान, कौन उनका राजाश्रय
आश्रय को प्राप्त किया था? तो भारवी जी थे। और भारवी जी के आश्रयदाता कौन थे? तो विष्णु जी, विष्णुवर्धन है। ऐसे प्रश्न आते हैं, यही प्रश्न है। और अगर आप मूल किताब का वाचन किए हैं तो प्रश्न चाहे जहाँ से भी जैसे भी पूछे आप उसको कर जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 69 में कह विष्णुवर्धनस्य राजाश्रय प्राप्तवान, तो कौन विष्णुवर्धन के राजाश्रय को प्राप्त किया? भर्तृहरि, कालिदास, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट की अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि हर्षवर्धन के यह सभा पंडित होते हैं और कालिदास के ये नहीं है। तो यहाँ पे आ गया कौन सा? तो विकल्प हमारा यह वाला सही होगा, भारवी। कौन होता है? भारवी जो होते हैं वही विष्णुवर्धन के आश्रयदाता या आश्रय को प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 69 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 70 को देखें तो प्रश्न नंबर 70 में पूछा गया है कि कह भारवी, कौन भारवी को ट्रावणकोर के इतस्य निवासी अवदत, अर्थात जो साउथ इंडिया हमारा है, जो दक्षिण भारत है, जिनको दक्षिणात्य कहा जाता है, लेकिन इसमें पूछ रहे हैं कि ट्रावणकोर का कौन माना है कि यह ट्रावणकोर के निवासी हैं। ऑप्शन 4 दे रहा है कि डांडी जी माने हैं, कि शारदा तनय माने हैं, कि गेटे महोदय माने हैं, कि यंसी चटर्जी महोदय माने हैं। तो इनको माना जाता है दक्षिणात्य, भारवी जी को दक्षिणात्य माना जाता है, लेकिन ट्रावणकोर के कौन मानते हैं? तो यह एनसी चटर्जी महोदय हैं। एनसी चटर्जी महोदय इनको ट्रावणकोर के निवासी मानते हैं या निवासी बताए हैं। प्रश्न नंबर 70 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 71 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 71 में पूछ रहे हैं कि किरात अर्जुनियों के हिसाब से बताना है कि राज्ञा स्वभाव कीदृश्य उक्त, राजा का स्वभाव कैसा दिखाई दे रहा है? प्रत्यक्ष है कि विज्ञेय है कि निसर्ग दुर्बोध है कि अप्रत्यक्ष है? तो हम किरात अर्जुनियम का जब वाचन करते हैं तो उसमें आता है कि निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा, अर्थात प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा सी सही होता है। यह किरात अर्जुनियम महाकवि भारवी द्वारा विरचित 18 सर्गों में यह निबद्ध है, जिसमें हमको प्रथम सर्ग ही पढ़ना है। और इसमें प्रथम सर्ग में देखा जाए तो कुल 46 श्लोक हैं। 44 श्लोकों तक यह वंशस्थ छंद में निबद्ध है। 45वें श्लोक में पुष्पिताग्रा है और 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। तो प्रश्न नंबर 71 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 72 में देखें तो कह रहे हैं वित्यन्ते तेन नयन पौरुषम अत्र वित्यन्ते इत्यस्मिन् पदे कौ प्रकृति प्रत्यय। तो वित्यन्ते तेन नयन पौरुषम, यह पूरा श्लोक है और इसमें कह रहे हैं कि वित्यन्ते में प्रकृत प्रत्यय कौन सा है? तो ऑप्शन कह रहे हैं कि बी उपसर्ग को तन धातु में यक प्रत्यय लगा करके त लगा हुआ है, कि बी और तन में किप लगा के त लगा हुआ है, कि बी उपसर्ग कुछ सब में दिए हैं और तन सब में दिए हैं। प्रत्यय यहाँ है, यक प्रत्यय है कि किप प्रत्यय है, कि ऋत प्रत्यय है, कि स्यत प्रत्यय है, तो इसमें यक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 72 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 73 को देखें तो प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि समुदिते यामिनी कामिनी यु इंद्रो रिक्त स्थानम पूर्यतः। तो समुदिते, और यहाँ पे देखें ऑप्शन दिया है वर्तिषु, बी कह रहा है चंकरी केशु, और सी कह रहा है चंदन बिंदु, और डी कह रहा है कि सुधा धाराम। तो प्रश्न नंबर 73 में समुदिते यामिनी कामनी यु इंदो, और बीच में जो खाली है उसी को हमको भरना है। तो इसमें भराएगा चंदन बिंदु। कौन सा? चंदन बिंदु। प्रश्न नंबर 73 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 में कह रहे हैं कि समायता इतस्य व्याकरणात्मक टिप्पणी का। तो इसमें समायता में व्याकरण टिप्पणी देखना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं कि सम प्लस आ प्लस आय प्लस टाप, बी करें सम उपसर्ग पूर्व आंग धातु में या के साथ कत और टाप प्रत्यय लगा हुआ है, सी करें कि समाधन या के साथ त्रिच प्रत्यय, तो गलत है। डी करें कि सम उपसर्ग पूर्व आयात के साथ समाया, यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे सम उपसर्ग पूर्वक सही है, आंग सम और आंग उपसर्ग पूर्वक या के साथ कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय किया गया। स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 74 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 75 को देखें तो प्रश्न नंबर 75 कह रहे हैं कि इदम आकर्ण्य किंचित स्थित में एव
परितोः अवलोक्य च जोगी जगाद। अत्र जगात अस्मिन् कः धातु। जगाद पद में कौन सी धातु है? ऑप्शन ए गद धातु है, बी गाद धातु है, सी गम धातु है, डी कह रहे हैं कि जगृ धातु है। तो इसमें देखा जाए तो बहुत लोग जगाद में अगर देखें तो गम धातु मार देंगे, तड़ाक से कहेंगे गम धातु है, गम धातु है, लेकिन जगाद में इसमें गद धातु है। प्रश्न नंबर 75 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 76 और प्रश्न नंबर 76 को देखें तो कह रहा है कि इनस्य दिनस्य अत्र इनः इत्यास अर्थः क। जहाँ पे इन है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए चंद्र है, बी मेघ है, सी इंद्र है और डी कह रहे हैं कि स्वामी है। तो प्रश्न नंबर 76 में देखा जाए तो इनश्च दिनस्य, तो इन मतलब दिन का स्वामी, जो दिन है तो करें दिनस्य इनस्य दिनस्य दिन का स्वामी। तो यहाँ पे सूर्य होता है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इन का अर्थ यहाँ पे स्वामी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 77 को देखें। प्रश्न नंबर 77 में पूछ रहा है कि तुम मुझे दोनों आँखों से देखते हो। इतस्य वाक्यस्य संस्कृतेन कर्मवाच्यः किम रूपम भवति। क्रमवाच्य में इसका रूप क्या होगा कि तुम मुझे दोनों आँखों से देखते हो। ऑप्शन ए त्वं मां द्वाभ्याम नेत्राभ्याम पश्यति, बी कह रहे हैं कि त्वं याहं द्वाभ्याम नेत्राम दृश्यः, सी कह रहे हैं कि माँ त्वं नेत्राभ्याम पश्यति और डी कह रहे हैं कि त्वया अहम द्वाभ्याम नेत्राभ्याम दृश्यते। तो प्रश्न नंबर 77 में देखा जाए तो इसका सही जो कर्मवाच्य बनता है कि त्वं अहम द्वाभ्याम नेत्राभ्याम दृश्ये। प्रश्न नंबर 77 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 78 और प्रश्न नंबर 78 में पूछ रहे हैं कि द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदय अस्मिन् क्षण इव अत्र किम छंद। इसमें कौन सा छंद है? ऑप्शन ए शिखरड़ी छंद है, बी कह रहे हैं कि शार्दूल विकृतम छंद है और सी कह रहे हैं कि हरिणी छंद है और डी कह रहे हैं कि वसंतिल का छंद है। तो प्रश्न नंबर 78 में द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदय अस्मिन् क्षण में शिखरड़ी छंद है। प्रश्न नंबर 78 में विकल्प हमारा ए सही होता है कि शिखरड़ी छंद है। अब प्रश्न नंबर 79 और प्रश्न नंबर 79 में देखें तो कह रहे हैं कि त्वया तत्र भगवत्या सावधान्याः भवितव्यम इति कस्योक्ति। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए मुरला ने कहा है, बी तमसा ने कहा है, सी प्रियंवदा ने कहा है और डी वसंतिया ने कहा है। तो यह तृतीय अंक है और तृतीय अंक में जिसको छाया अंक कहा जाता है उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति विरचितम 7 अंकों का नाटक है। इसमें भगवान के 12 वर्षों के बाद के जीवन का वर्णन है। 12 वर्ष बाद भगवान पंचवटी में आए हुए हैं और यूपीटीजीटी में हमें पढ़ना तो है मूल रूप से तृतीय अंक ही, जिसको छाया अंक कहा जाता है। इसमें माता सीता जी छाया रूप में रहती है, गोदावरी के परिसर का वर्णन है, पंचवटी का वर्णन है इत्यादि हमको पढ़ना है। लेकिन पूरे उत्तर रामचरितम की कथन को जानना भी आवश्यक है, उसके बारे में हमें मुख्य जानकारी होना आवश्यक है। तो प्रश्न नंबर 79 में पूछे कि त्वया अत्र भगवता सावधान्याः भवितव्यम इति कस्योक्ति। और यह कथन है और कथन के बारे में पूछा कि किसका कथन है, तो यह मुरला का कथन होता है। मुरला और तमसा जो है यह दोनों नदियाँ होती हैं। मुरला और तमसा दोनों नदियों के प्रवेश या इन दोनों के वार्तालाप से ही तृतीय अंक का प्रारंभ होता है। तो मुरला और तमसा 2 नदियाँ हैं। प्रियंवदा इसमें नहीं है, या तो अभिज्ञान शाकुंतल में है या शकुंतला की सखी होती है। वसंती जो होती है वसंत्या इसमें वन देवी होती है। लेकिन यह सब जो है वह मुरला के द्वारा कहा गया है। प्रश्न नंबर 79 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 80 और प्रश्न नंबर 80 में कह रहे हैं कि उत्तर रामचरिते है लोपामुद्रा क आसीत। उत्तर रामचरितम में जो लोपामुद्रा का वर्णन है तो लोपामुद्रा कौन है,
तापसी है, तापसी नहीं है। मारीचस पत्नी है, ये अगस्त पत्नी है कि शुद्ध पवित्र नदी है, तो नदी भी नहीं है और तापसी भी नहीं है। उत्तरामचरितम में जो लोपामुद्रा है वह किसकी पत्नी होती हैं, तो आप सब विदित हो गए कि वह अगस्त ऋषि की पत्नी होती हैं लोपामुद्रा। और मारीच ऋषि का है तो मारीच ऋषि का वर्ण हमें अभिज्ञान शाकुंतल में आता है, जो 6वें या 7वें अंक में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 80 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि अगस्त ऋषि की पत्नी होती हैं लोपामुद्रा। प्रश्न नंबर 81 और प्रश्न नंबर 81 में पूछ रहे हैं कि नीति शतकानुसारम कह जन्म सेवेम अहि, तो नीति शतक के अनुसार कैसे लोक सेवक होते हैं, तो कह रहे हैं नृप जन्म, धनिक जन्म, मूर्ख जन्म की विद्वत जन्म। तो प्रश्न नंबर 81 नीति शतकम। नीति शतकम महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित एक मुक्तक काव्य है और इसमें 10 पद्धतियां हैं या 10 पद्धतियों में विभक्त है। मूर्ख पद्धति है, मानसौर पद्धति है, विद्वत पद्धति है, ऐसे इसमें 10 पद्धतियां हैं, कर्म पद्धति है। तो 10 पद्धतियां हैं, 10 पद्धतियों में विभक्त है। यह मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य का अर्थ होता है कि इसका हर एक श्लोक अपने आप में स्वतंत्र होता है। महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम, यह 3 शतक हैं और इनको शतक त्रय का जन्मदाता भी कहा जाता है। वाक्य पद्यम इनका व्याकरण ग्रंथ है और भर्तृहरि जी के व्याकरण ग्रंथ का नाम वाक्य पद्यम है और 3 इनकी रचनाएं हैं, शतक त्रय के जन्मदाता कहे जाते हैं। और नीति शतक के अनुसार इसमें पूछा गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि नीति शतक के अनुसार कह जन सेवे मही, अर्थात कैसे लोग सेवक अच्छे हो, तो यह विद्वत जन होता है। प्रश्न नंबर 81 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 82 को देखें तो इसमें पूछ रहे हैं कि निज हृदय संति संतः कियंत उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। निज हृदय संति संतः कियंत उचित पदम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन ए पीड़यंतः, बी दिव्यंतः, सी विकसंतः और डी प्रकाशयंतः। तो इसमें उचित विकल्प जो है वह विकसंतः होगा। प्रश्न नंबर 82 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 83 की बात करें तो प्रश्न नंबर 83 में कह रहे हैं कि प्रारब्धम कार्यम के न पर्यंती, यह सब कर्म पद्धति है या मूर्ख पद्धति या सौर मानसौर पद्धति इत्यादि। कहने का मतलब यह है कि सब नीति शतक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि प्रारब्ध कार्य केन न पर्यंती, कार्य को प्रारंभ करके कौन उसका त्याग नहीं करता है। तो इसमें श्लोक है कि जो अधम लोग होते हैं वह भय के कारण किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। अज्ञानी जन का वर्णन नहीं है। मध्यमा लोगों का वर्णन है कि यह कार्य को प्रारंभ करते हैं लेकिन जैसे ही कुछ रुकावट को देखते हैं कि यहाँ पे बाधा होगा, विघ्न होगा, तुरंत उस कार्य को छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम जन होते हैं एक बार अगर कार्य को प्रारंभ कर देते हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो प्रश्न में यह भी पूछा है कि प्रारब्धम कार्यम केन न पर्यंती, अर्थात कार्य को प्रारंभ करके कौन उसका त्याग नहीं करता है, कौन उसको नहीं छोड़ता है। तो उत्तम जन जो होते हैं वही नहीं छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 83 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 84 में पूछ रहा है कि नीति शतका अनुसार के दुखम सुखम च न गणयति, मनस्विनः अधिकारिणः कामिनः या प्रेमिणः। तो नीति शतक के अनुसार कौन सुख दुख की गणना नहीं करता है। तो जो मनस्वी लोग होते हैं, जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, ऐसे लोग सुख दुख की गणना नहीं करते हैं। अधिकारी लोग तो करते हैं। प्रेमीण कह रहे हैं गुरुजी के प्रेमीण लोग, तो आज के ज़माने में प्रेमी प्रेमिका एक वक्त की रोटी कम पड़ जाए तो छोड़ के भाग के 4 गो रख लें या प्रेमी गढ़ दे रहे हैं। ऑप्शन के प्रेमी लोग नहीं सुख दुख की चिंता करते हैं या सब करते हैं। कामी लोग तो ऐसे भाग जाएंगे कई बीघा दूर है, यहाँ जब नोट है तो वोट है, ना नोट है तो सब काम खत्म है। तो यह दोनों विकल्प तो मतलब निरर्थक एकदम है। अधिकारी या भी नहीं। मनस्वी लोग जो होते हैं वह सुख दुख की गणना न करते हुए हमेशा सदैव एक ही स्वभाव में बने होते हैं। प्रश्न नंबर 84 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 85 को देखें तो प्रश्न नंबर 85 में पूछ रहे हैं कि कृत्वा खोरवीरम स्वयं निपतितो नक्तम मुखे भोगिनः,
अत्र भोगिनः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किंच वचनम, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो यह नीति शतक से ही आया है और नीति शतक में यह भाग्य पद्धति जो देव पद्धति है उसमें कवि भर्तृहरि जी यह बतलाते हैं कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वह आपको मिलना ही है। बताते हैं कि ललटवा पे जितना विधना लिख दिए हैं वह आप कहीं रहेंगे उतना आपको प्राप्त होगा। तो एक एग्जाम्पल दिए हैं, अब देखेंगे नीति शतक में तो कवि जी को जो कहना है वह नीचे की पंक्ति में कह दे रहे हैं और ऊपर के 2-3 पंक्तियों में उसका उदाहरण देकर उसको सिद्ध कर दे रहे हैं, इसीलिए यह मुक्तक काव्य है। तो यहाँ पे कहानी से जोड़े हुए हैं कि आखू, और आखू माने होता है चूहा। तो कह रहे हैं कि कित्वा आखू विवरम, तो एक चूहा होता है वह विवरम माने बिल, कित्वा माने किया। एक चूहा है जो बिल को स्वयं करता है। उसके बाद कह रहे हैं कि स्वयं निपतितो, और स्वयं उसमें गिरता है। और कब गिरता है? तो कह रहे हैं नक्तम, अर्थात रात में। आधी रात होती है तो रात के समय में एक चूहा बिल करता है। और किसमें बिल करता है? तो सांप के झपिया में, झपोली में जिसमें सांप रहता है उसमें वह बिल करता है। और सांप इतना भूखा होता है कि उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, वह काम कुछ कर नहीं पाती है। लेकिन भाग्य का मारा कहा जाए या चूहे को और भाग्यवान कहा जाए उस सांप को कि यह चूहा खुद बिल वहाँ करता है जहाँ सर्प का मुख होता है। वहीं से यह पंक्ति उठाई गई है कि कित्वा आखु विवरम स्वयं निपतितो नक्तम मुखे भोगिना, स्वयं बिल को कर करके आधी रात में या रात के समय एक चूहा बिल करके स्वयं मुखे भोगिना। और भोगिना में जो है इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है कि सांप के मुख में खुद ही गिर जाता है। सांप बेचारा मरा पड़ा हुआ था भूख प्यास से, तो वह धीरे से मुंह बहाकर सांस ले रहा है, कैसो जिंदगी कटे अतवले ही ससुरा जाता है। बस वही में बिल करके एकदम खोजता है कि कहाँ हमको मिल जाए, अब बस वह सांप के मुख में ही चला जाता है। तो वह कह रहे हैं कि नक्तम मुखे भोगिना, अर्थात वह भोगिना सांप के मुख में रात में वह स्वयं अपने आप गिर जाता है। तो भोगिना अस्मिन पदे का विभक्ति ही अकिंच वचनम। तो ऑप्शन ए करें बी सी डी शुद्धम, और द्वितीय का बहुवचन है कि पंचमी का नहीं है, षष्ठी का एक वचन है। जैसे हम देखते हैं कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान अलग होने के लिए षष्ठी का की के रारी रे ऐसे होता है, सप्तमी में पर होता है। तो इसमें ये आया है कि भोगिना अर्थात तो भोगी के मुख में, तो षष्ठी एक वचन है। प्रश्न नंबर 85 का विकल्प हमारा ए सी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 86। तो 86 में करें कविता कामनी विलास, ये तो सब लोग जानते हैं, ना भारवी है ना भरती है ना बाणभट्ट है, कालिदास है। प्रश्न नंबर 86 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 87 को देखा जाए तो भारत भूषण इति कश्यप उपाधि, कस्य उपाधि, तो कह रहे हैं भारत भूषण किसकी उपाधि है? प्रश्न नंबर 87 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए करें अंबिका दत्त व्यास, बी कालिदास, सी भारवे, डी भभूति। तो भारत भूषण अंबिका दत्त व्यास जी की उपाधि है। घटिका शतक अंबिका दत्त व्यास जी की उपाधि, इनकी बहुत उपाधियां हैं। प्रश्न नंबर 87 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 88 में देखा जाए तो कह रहे हैं कि सामवतम इति नाटकस्य लेखकः कः। तो महाकवि कालिदास जी हैं कि अंबिका दत्त व्यास जी हैं कि भास जी हैं कि बाणभट्ट हैं? तो देखा जाए तो बाणभट्ट की गद्य और पद शैली में इनकी रचनाएं हैं। हर चरित्र आख्यायिका है और कथा मुख में कादम्बरी आती है। और महाकवि भास द्वारा विरचित 13 नाटक हैं। 13 नाटक संस्कृत साहित्य में मिलते हैं। इनकी रचना 13 नाटक हैं। और अंबिका दत्त व्यास जी की रचना हम लोगों ने देखा कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ शिवराज विजयम। और कालिदास जी के 3 नाटक हैं। तो पहले इसको अगर हम नहीं जानते तो यह जाने कालिदास जी के 3 नाटक है। 3 नाटक में कौन कौन से हैं? तो मालविका अग्निमित्रम है, विक्रम वर्षियम है और अभिज्ञान शाकुंतल। ये ऑप्शन कट गया। भास जी के 13 नाटक है, उसमें सामवत नाटक नहीं है। बाणभट्ट में नाटक नहीं है। तो सामवतम नाटक के रचनाकार अंबिका दत्त व्यास जी होते हैं। प्रश्न नंबर 88 में विकल्प हमारा बी सही होता है।
अब हम प्रश्न नंबर 89 में देखें तो कह रहे हैं भारवे है प्रिय छंदम किम। महाकवि भारवी जी का प्रिय छंद कौन सा है? इंद्रवज्रा है कि शार्दुल विक्रीडितम है कि वंशोत्पजाति है और वसंत मालिनी है। तो प्रश्न नंबर 89 में देखा जाए तो भारवी जी का बहुत पसंदीदा जो प्रिय छंद है वह वंशस्थ छंद है। वंशस्थ और इसमें उपजाति दोनों दिया है, तो वंशस्थ उपजाति है। प्रश्न नंबर 89 में विकल्प हमारा सी होता है। और इनकी एक रचना जो हम चर्चा कर रहे हैं किरातार्जुनीयम, और किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद ही जाती है। 45वें में पुष्पिताग्रा है और 6 लास्ट में जो है तो इनके अंतिम जो श्लोक है वह मालिनी छंद में है। इनके काव्य को लक्ष्म्यांत काव्य कहा जाता है। श्रेयांत से शुरू होता है, लक्ष्म्यांत पद से यह किरातार्जुनीयम खत्म होता है, लेकिन श्रेयांत से ही शुरू होकर श्रेयांत पर ही खत्म होता है। तो शिशुपाल बदम जो महाकवि माँ की रचना है 20 सर्गों की। प्रश्न नंबर 89 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 90 मित्रों इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा। आप वीडियो को वॉच कीजिएगा। वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके प्रतिक्रिया भी अपना जया कर सकते हैं, चाहे निगेटिव करें चाहे पॉजिटिव करें। तो आइए देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 90। महर्षि पतंजलि जन्म स्थान कुत्र? विदर्भ प्रांते, गोनर्द प्रांते, सालातुर ग्रामे, पदमपुर दक्षिण भारत के कौन हैं? तो यह भारवी जी हैं। सालातुर्य किसे कहा जाता है? तो पाणिनि जी को कहा जाता है। और महर्षि पतंजलि का जन्म पूछ रहे हैं, जन्म स्थान, तो यह हमारे यूपी के गोनार्देह उत्तर प्रदेश। गोनार्देह माने वर्तमान का गोंडा जिला। और गोंडा जिला गोरखपुर से अगर आप पश्चिम के तरफ से आ रहे हैं तो गोरखपुर से पहले गोंडा पड़ता है। अगर आप गोरखपुर से जाएंगे तो गोरखपुर से आगे गोंडा पड़ता है, बहराइच पड़ता है, उसके बाद गोंडा पड़ता है। और हम जहाँ से वीडियो शूट कर रहे हैं यह हमारा या गोरखपुर से एकदम सटे बॉर्डर, अर्थात जो मऊ और गोरखपुर का जो बॉर्डर है जिसमें घाघरा नदी प्रवाहित होती है, उस नदी के किनारे से हम लोग वीडियो भी बनाते हैं। तो गोरखपुर और मऊ के बॉर्डर के से हम वीडियो शूट करते हैं। और ये हमारे महाकवि जो हैं ये हमारे गोंडा जिले के हैं, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के हैं। तो प्रश्न नंबर 90 में विकल्प हमारा बी सही होता है। मित्रों आज की वीडियो यहीं पे हम विराम लेते हैं। अगले दिन फिर हम 30-40 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। जब तक पेपर नज़दीक नहीं आएगा तब तक गुरुजी की इस प्रश्नावली के एक प्रश्नों का हम लोग चर्चा करते चलेंगे। और जैसे पेपर आएगा यह सब पुस्तक कम से कम हम 10-20 राउंड इसको इतना चला देंगे कि अगर किसी भाई बहन का अगर इसी से अगर भलाई होनी होगी तो मैं अपनी तरफ से सुनिश्चित करता हूँ कि जरूर बेचारे की भलाई होगी। अपने अथक प्रयास जरूर लगा दूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक के दो जाने का कहीं तो कुछ हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमः संस्कृता।